बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सोहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये डेटाबेस के डिज़ाइन प्रोसेस का है। जो प्रीवियस चैप्टर्स थे उनके अंदर हमने डेटाबेस का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली जो टर्मिनोलॉजीज थी उनको पढ़ लिया। अब हम आ रहे हैं एक्चुअली डेटाबेस की डिज़ाइनिंग की तरफ कि हम अपना डेटाबेस जो डिज़ाइन करते हैं वो किस तरह से करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम डेटाबेस का पूरा डिज़ाइन प्रोसेस जो है वो पढ़ेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये इसी डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो हमारे पास है जी एनालिसिस का। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर जो हम एनालिसिस करते हैं वो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ये जो एनालिसिस का फेज है इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। उन स्टेप्स को हम बारी बारी देखते हैं और जब हम आगे जाके डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर पहला फेज एनालिसिस का फेज पढ़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा कि इस एनालिसिस का मतलब है ये वाली एक्टिविटीज़ जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनालिसिस स्टेज। सबसे पहला स्टेप जो एनालिसिस के स्टेज में इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी करना। जिस तरह के उसके नाम से जाहिर है, फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब है देखना कि ये जो चीज हम बनाने जा रहे हैं ये कितनी फिजिबल है, ये फिजिबल है भी या नहीं है। इसको हम कहते हैं ये फिजिबिलिटी स्टडी है। ये एनालिसिस का पहला फेज है। आपका जो एनालिसिस है इसके अंदर हम 4 फेजेस पढ़ेंगे। तो ये उन चारों में से जो पहला फेज है वो क्या है जी, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बेसिकली एनालिसिस का देखें ना, लफ्जी मतलब क्या है, एनालाइज करना। तो अब हम इसमें सिर्फ एनालाइज करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज को, एनालिसिस करेंगे, फिर उस एनालिसिस की बेस पर आगे डिजाइन तैयार हो रहा होता है। तो इसमें जो सबसे पहला हमारे पास स्टेप है उसको हम कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं जी, इसको हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर के अंदर हमने पढ़ा था प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, काम करने से पहले जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसको हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन्होंने ये प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का जो आपका फर्स्ट ईयर वाला पोर्शन है उसको याद किया होता है और उसको यहाँ पर फिट करने की कोशिश करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, थोड़ी बहुत चेंजेस हैं उनको आप जो है वो इस बुक के मुताबिक जो है वो याद करें। कहते जी, बिफोर डेवलपिंग अ न्यू सिस्टम इट इज एनालाइज्ड दैट आइदर द न्यू सिस्टम इकोनॉमिकली, कि हमारा जो नया सिस्टम है वो इकोनॉमिकली, टेक्निकली एंड ऑपरेशनली फिजिबल भी है या नहीं। यानी कि हम जो नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं या हमारे क्लाइंट ने जो हमें नया सिस्टम बनाने का कहा है, क्या वो इकोनॉमिकली जितने पैसे क्लाइंट खर्चना चाह रहा है आपका, या मैं खुद अगर बना रहा हूं अपना सिस्टम तो जितना मेरा बजट है क्या वो उसमें बनना पॉसिबल है या नहीं। टेक्निकली, क्या टेक्निकलिटीज जिस तरह की उसके अंदर रिक्वायर की जा रही हैं उस सिस्टम के अंदर वो पॉसिबल है या नहीं। और ऑपरेशनली, क्या ये कल को चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा। इसको चलाने के लिए हमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स तो नहीं दरकार होंगी बाद में जो हमारे इसके चलने में जो है वो हर्डल्स क्रिएट करें। तो इसको हम कहते हैं, ये हम इसको क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं नए सिस्टम की चीजों को। इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर रहे होते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ न्यू सिस्टम। सबसे पहले हम क्या इंक्लूड करते हैं इसमें, कॉस्ट कितनी होगी जी, नया सिस्टम जो हम बनाने जा रहे हैं वो कितने पैसों में आएगा, इकोनॉमिकली वाला फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। फिर है जी, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सिस्टम। दूसरी चीज क्या आ गई इसके अंदर, टाइम। और पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि टाइम प्लस मनी यानी कि कॉस्ट और टाइम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, उसका स्कोप। तो एक तरह से यहां पर उसका स्कोप ही जो है वो डिफाइन हो रहा है कि कितना टाइम हमें रिक्वायर होगा इस पूरे सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट द न्यू सिस्टम विल रिटर्न। जो नया सिस्टम है वो हमें रिटर्न क्या दे रहा है, यानी कि उसकी आउटपुट जो है वो क्या है। उसके बाद है जी, हाउ मच फंड्स आर एलोकेटेड। इधर भी कॉस्ट फैक्टर आ गया कि कितने फंड्स हमारे पास जो है वो पहले से मौजूद हैं, इकोनॉमिकली वाला फैक्टर आ गया। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आर कंसीडर्ड। हमने ये फर्स्ट ईयर में भी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पढ़े थे। क्या होते हैं ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, मुतबादल,
मुतबादिल सॉल्यूशंस के ये जो हम चीज़ बनाने जा रहे हैं, क्या ये इसके अलावा भी किसी तरीके से बन सकती है या ये सिर्फ इसी तरीके से बनेगी जिस तरह से क्लाइंट ने रिक्वायर की है। तो ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी है, फर्स्ट फेज है जिसके अंदर हम फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि सिस्टम जो हम बनाने जा रहे हैं वो बनना पॉसिबल है या नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेज पे जाके हम रिक्वायरमेंट्स का जो है हमारा नेक्स्ट फेज है उसको पढ़ते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है, यहाँ पर हमने फिजिबिलिटी देखी, फिर उसके बाद हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, वो नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर हमारा टॉपिक है। सेकंड स्टेप जो एनालिसिस के स्टेज के अंदर इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एनालाइज करना। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हम पढ़ते हैं जी रिक्वायरमेंट्स आर गैदर्ड ड्यूरिंग दिस फेज। डेफिनेटली हम पहले तो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करेंगे। अब वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो गैदर करने के भी बड़े तरीके होते हैं। हम उस क्लाइंट का इंटरव्यू कर सकते हैं। याद है फर्स्ट ईयर के अंदर हमने डाटा गैदरिंग पढ़ी थी, तो यहाँ पर भी बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग हम कर रहे हैं। हम उससे पूछते हैं कि आपको किस तरह की चीज़ चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस तरह से आपने सिस्टम को लेकर चलना है। इसको हम रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग भी कहते हैं। रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी टेस्टेबल, जो भी रिक्वायरमेंट्स उसकी होंगी वो टेस्ट की जा सकती हों, मेजरेबल, किसी पैरामीटर के ऊपर मेजर की जा सकती हों, और रिलेटेड टू आइडेंटिफाइड बिजनेस नीड, कि हमारी किसी बिजनेस नीड को भी वो फुलफिल करती हों। यानी कि जब हम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर, तो हमने इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है कि जो रिक्वायरमेंट्स हम इकट्ठी कर रहे हैं वो टेस्टेबल भी हों, वो मेजरेबल भी हों, और वो किसी बिजनेस नीड को फुलफिल भी कर रही हों। फिर हमने उनको जो है वो गैदर करना है। इसके अंदर जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व है वो है जी एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले हम जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्लाइंट से पूछते हैं और उसको एलिसिट यानी कि लिख लेते हैं अपने पास, उनकी लिस्ट बना लेते हैं। उसके बाद एनालाइज करते हैं उन रिक्वायरमेंट्स को। एनालाइज करके ही हम ये चीज़ें निकालते हैं ना कि बिजनेस नीड को फुलफिल कर रही हैं या वो मेजरेबल है या टेस्टेबल है या नहीं है। ये हमारा एनालिसिस का फेज आएगा इसके अंदर, यानी कि रिक्वायरमेंट्स को भी हम एनालाइज करेंगे। और फिर है जी रिकॉर्ड कर लेते हैं उनको पेपर पर ले आते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये तीन एक्टिविटीज़ जो है ये आपकी किसके अंदर हम करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज में। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हमने पहले रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया, फिर हमने उनको मेजर किया यानी कि रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया, और उसके बाद हमने उनको लिख लिया, नोट डाउन कर लिया किसी चीज़ के ऊपर। जो तीसरा फेज हमारा एनालिसिस के फेज के अंदर अवेलेबल है एनालिसिस के स्टेप्स के अंदर, वो हमारे पास है जी प्रोजेक्ट प्लानिंग का। अब हमने फिजिबिलिटी स्टडी कर ली, फिजिबिलिटी के बाद हमने रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस जो है वो कर ली, यानी कि रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली, फिर उनको पेपर पर भी ले आए। अब हमारा काम शुरू होने लगा है प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने का। अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करेंगे। प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉपर स्केड्यूल टू ले डाउन टू अकम्प्लिश दिस एक्टिविटी। एक पूरा स्केड्यूल जो है वो लिख लिया जाता है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट की प्लानिंग हमेशा जो है वो पेपर के ऊपर होती है। ऑल कॉस्ट फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। जितने भी कॉस्ट फैक्टर्स जो हैं वो पिछले फेजेस के अंदर आइडेंटिफाई हुए होंगे, वो यहाँ पर हम उनको कंसीडर करेंगे क्योंकि हमने प्लानिंग करनी है। उसमें उन्होंने जो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दिए हैं कि जी ये कर लेंगे तो इतने पैसे लगेंगे, ये कर लेंगे तो इतने पैसे लगेंगे, या इसमें ये काम करेंगे तो इतने पैसे लगेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं हम उनको देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है कॉस्ट इफेक्टिव भी बन रहा है या नहीं बन रहा। मिसाल के तौर पर सैलरी जो हायर करेंगे टीम के मेंबर्स उनकी क्या होगी, जो उसमें लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होंगी, यानी कि उनको जो रिक्वायरमेंट्स है, जो उनको चीज़ें चाहिए उनकी कॉस्ट क्या है, ETC, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास किसके अंदर आ रही होती हैं, प्रोजेक्ट की प्लानिंग के अंदर आ रही होती है। कि अब हम प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट को चलाना चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट हमें क्लाइंट ने दिया था, फॉर एग्जांपल हमारा जो क्लाइंट है उसने हमें 10 लाख का बजट दिया कि जी 10 लाख के अंदर आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अब मैं देखता हूं कि मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये 3 महीने में कंप्लीट होता है, और 3 महीनों के अंदर मेरे इसके ऊपर जो पर्सनस हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो कितने लगेंगे। वो फॉर एग्जांपल 10 इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब हर टीम मेंबर की जो रिक्वायरमेंट है वो उसके ऊपर जो उसकी जो सैलरी है मैं उसको टोटल करूंगा, मैं उसकी हार्डवेयर की कॉस्ट को टोटल करूंगा, जो उसके लिए मुझे हो सकता है कि मुझे क्लाइंट एक ऐसा सिस्टम बनाने का कह दे कि जी मुझे फिंगरप्रिंट एनेबल्ड कोई चीज़ चाहिए, तो मेरे पास फिंगरप्रिंट का हार्डवेयर नहीं अवेलेबल, मुझे वो मंगवाना पड़ेगा ताकि उसकी हम प्रोग्रामिंग कर सकें। तो ये सारे फैक्टर्स हम माइंड में रख के क्या करते हैं, प्रोजेक्ट की प्लानिंग जो है वो पेपर के ऊपर स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास वो डाटा एनालिसिस का आता है।
नेक्स्ट बोर्ड पे जाके हम डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमारा स्टेप इन्वॉल्व है एनालिसिस के फेज के अंदर, वो हमारे पास क्या है जी, वो डाटा का एनालिसिस है। अब हमने डाटा इकट्ठा कर लिया हुआ है, रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमने रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर ली हैं, प्रोजेक्ट की प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे सामने एक पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। अब हम उस डाटा का एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे उस डाटा को। अब एनालाइज करने से पहले हम क्या कर रहे हैं जी, वाइल डिजाइनिंग डेटाबेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द डाटा व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड। ऐसा डाटा जिसने स्टोर होना है, बेसिकली हम उसका एनालिसिस करेंगे। उसको हम जो एनालिसिस करेंगे, वो जिन एक्टिविटीज के जरिए हम उसका एनालिसिस करेंगे, वो हमारे पास क्या है जी, हम उसकी DFDs बनाएंगे, यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम्स बनाएंगे। ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा फ्लो डायग्राम जो है वो किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की। मिसाल के तौर पर जब भी आप किसी जगह पर जाएंगे, किसी उसमें जाएंगे ऐसे जगह पर जहाँ पर कोई सिस्टम इंस्टॉल हुआ है या इन्वॉल्व है वहाँ पे, तो वो सिस्टम पूरा किस तरह से वर्क करता है वो हम फ्लो चार्ट्स के ज़रिए जो है उसको बना के रखते हैं कि जी यहाँ से अब चीज़ यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। ये इसको हम कहते हैं हमने डाटा फ्लो डायग्राम बना लिया, DFD बना ली है। जो दूसरी चीज़ हम इसमें बनाते हैं वो डिसीजन टेबल होता है। जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, हम उसमें इफ एल्स लगाते हैं, इफ देन एल्स लगा रहे हैं, स्विच स्टेटमेंट्स लगा रहे हैं। अब वो जो चीज़ें हमने लगानी है प्रोग्रामिंग के अंदर जाके कि यहाँ पर क्लिक करने से ये होगा, तो यहाँ पर क्लिक करने से ये होगा, ये वाली चीज़ को ओपन करेंगे तो ये चीज़ खुलेगी, यहाँ से हम डाटा भेजेंगे, फलां फॉर्म से हम डाटा भेजेंगे तो वो फलां टेबल में जाना चाहिए। अगर वो डाटा के अंदर ये चीज़ें इन्वॉल्व हों तो वो इस टेबल में जाए, वरना वो इस टेबल के अंदर चले। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हम कहाँ पर देखेंगे, ये हम डिसीजन टेबल्स जो हैं क्रिएट करते हैं, उनके अंदर हम बताते हैं। अगर हम ये उसके अंदर नहीं बताएंगे तो हमारा जो डेवलपर है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो उसको किस तरह से बना सकता है, वो उसको बनाएगा ही कब। मिसाल के तौर पर हमारे पास 50 टेबल्स हैं एक डेटाबेस के अंदर। अब किस टेबल में डाटा कब जाना चाहिए, ये कहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा होता है, ये डिसीजन टेबल्स के अंदर हम बता रहे होते हैं। इसी तरह से जो डाटा एनालिसिस का जो लास्ट हमारे पास चीज़ है वो हमारे पास है जी डिसीजन ट्रीज। डिसीजन ट्रीज क्या है कि आप समझिए डिसीजन टेबल की ही एक सुलझी हुई फॉर्म है ये। इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक पूरा कोई ग्राफ या कोई मॉडल फॉलो कर रहे होते हैं जिसके अंदर हम टोटल जितना भी सिस्टम है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इधर क्लिक करें, इसके बाद इधर क्लिक करें, इसके बाद इधर क्लिक करें, इसके बाद इधर क्लिक करें। यानी कि आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है पूरे के पूरे जितने भी डिसीजन मेकिंग आपके उसके अंदर हो रही है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी। ये डाटा एनालिसिस जो है ये 4th स्टेप है हमारे एनालिसिस फेज का, 4th और लास्ट स्टेप है। तो ये एनालिसिस का फेज यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब एनालिसिस के फेज में आपने आज के लेक्चर से अपने माइंड में रखना है कि जब भी हम पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर एनालिसिस की बात करेंगे, दैट मीन्स कि हम उसके अंदर ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं उनको कंसीडर कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो हैं उसके अंदर परफॉर्म हो रही हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।